प्रिंसेस ऑफ द येन। क्या सेंट्रल बैंक पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है? कल्पना कीजिए, आपके पास एक ऐसी ताकत है जिससे आप सीधे लोगों के पैसे नहीं छीनते, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि देश में पैसा कहां जाएगा, बैंक्स किसे ज्यादा लोन देंगे, किस सेक्टर में क्रेडिट जाएगा और किस समय उस क्रेडिट को रोक दिया जाएगा। अब सोचिए, अगर ऐसी ताकत किसी संस्था के पास हो तो क्या वह पूरी इकोनॉमी की दिशा बदल सकती है? यही सवाल उठाती है रिचर्ड वर्नर की किताब प्रिंस ऑफ द येन। कहानी शुरू होती है जापान से। 1980 के दशक में जापान दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमिक पावर्स में से एक था। फैक्ट्रीज चल रही थीं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, स्टॉक मार्केट चढ़ रहा था और सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की कीमतें आसमान छू रही थीं। टोक्यो में जमीन इतनी महंगी हो गई थी कि दुनिया भर में जापान के इकोनॉमिक मिरेकल की चर्चा होने लगी। लेकिन इस चमक के नीचे एक दूसरी कहानी भी चल रही थी। बैंक्स लगातार क्रेडिट दे रहे थे और यह क्रेडिट सिर्फ फैक्ट्रीज और प्रोडक्टिव बिजनेसेस तक सीमित नहीं था। बहुत सारा पैसा जा रहा था स्टॉक्स और रियल एस्टेट में। नतीजा, एसेट प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगीं। एक ऐसा बबल बन रहा था जिसे उस समय देखकर शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि इसका अंत कितना खतरनाक होगा। लेकिन फिर पॉलिसी बदल गई, क्रेडिट कंडीशंस टाइटन होने लगीं और जिस फाइनेंशियल सिस्टम ने एसेट प्राइसेस को ऊपर धकेला था, उसी सिस्टम ने उन्हें नीचे खींचना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरने लगीं, बैंक्स के पास बैड लोन्स जमा होने लगे, बिजनेसेस दबाव में आने लगे और जापान एक लंबे इकोनॉमिक स्लोडाउन में फंस गया, जिसे बाद में कहा गया जापान्स लॉस्ट डेकेड्स। लेकिन रिचर्ड वर्नर यहीं एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल मार्केट क्रैश था या फिर क्रेडिट की डायरेक्शन बदलने ने इस पूरी कहानी में कहीं बड़ी भूमिका निभाई थी? वर्नर का आर्ग्यूमेंट था कि सेंट्रल बैंक की शक्ति सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स तय करने तक सीमित नहीं होती, वह बैंकिंग सिस्टम के जरिए यह भी इन्फ्लुएंस कर सकता है कि क्रेडिट इकोनॉमी के किस हिस्से में जाए। और यही इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है। मनी की क्वांटिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, उसकी डायरेक्शन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि अगर नया क्रेडिट प्रोडक्टिव बिजनेसेस में जाए तो फैक्ट्रीज बन सकती हैं, जॉब्स बढ़ सकती हैं, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। लेकिन अगर वही क्रेडिट लगातार एसेट्स खरीदने में जाए तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, एक बबल बन सकता है। और जब क्रेडिट की फ्लो अचानक रुक जाए तो वही बबल कोलैप्स भी कर सकता है। लेकिन किताब का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा इससे भी आगे जाता है। वर्नर जापान की इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ मार्केट फेलियर के रूप में नहीं देखते, वह सेंट्रल बैंक, ब्यूरोक्रेसी और फाइनेंशियल सिस्टम के बीच पावर रिलेशनशिप्स पर भी सवाल उठाते हैं। और यहीं से किताब का असली सवाल सामने आता है। अगर किसी संस्था के पास इकोनॉमी में क्रेडिट की डायरेक्शन को प्रभावित करने की शक्ति है, तो उस संस्था की पावर को कौन नियंत्रित करता है? क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ फैक्ट्रीज, कंपनीज और कंज्यूमर से नहीं बनती। इकोनॉमी के पीछे एक इनविजिबल सिस्टम भी चलता है, क्रेडिट। और क्रेडिट की डायरेक्शन बदलते ही पूरी इकोनॉमी की कहानी बदल सकती है। शायद इसी वजह से प्रिंसेस ऑफ द येन सिर्फ जापान की कहानी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है, पैसा इकोनॉमी को चलाता है या इकोनॉमी की दिशा तय करने वाले लोग पैसे को चलाते हैं? और अगर दूसरा सच है, तो फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि पैसा कितना है, बल्कि यह है पैसा जा कहां रहा है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे सेव कर लीजिए और उस व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जिसे मनी और फाइनेंशियल सिस्टम की हिडन साइड समझने में इंटरेस्ट है।